नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश में गेहूं की कटाई गहाई का कार्य चल रहा है, लेकिन मजदूरों की समस्या की वजह से बहुत से किसान भाई इसकी कटाई गहाई कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा करते हैं। इससे कटाई गहाई तो कम समय में हो ही जाती है, लेकिन इससे किसानों को भूसा नहीं मिल पाता है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए स्ट्रॉ रीपर यंत्र बहुत उपयोगी है। तो स्ट्रॉ रीपर यंत्र किस तरह से कार्य करता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। कि मशीनीकरण का एक इस वक्त समय चल रहा है और जब हम कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और मशीन के द्वारा जब कटाई करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर से कटाई होती है। और किसानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है भूसे की जो समस्या है। इसके कारण ही हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए विशेष रूप से भूसे की कमी होती जा रही है। और अगर जब खेत में बहुत ज़्यादा जो हमारा नरवई जिसे कहते हैं या खेत में जो एक्स्ट्रा बचता है, इसके कारण खेतों में लोग किसान भाई जो हमारे वो उसको जला देते हैं, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या आ रही है। और जो हमारे सबसे आवश्यक जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। साथ ही साथ हमारा जो उपजाऊ जो हमारा एक्स्ट्रा होता है या जो हमारा भूसा होता है, इसका जलाने के कारण नष्ट कर दिया जाता है और हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई के बाद इसके अवशेष खेत में ही रह जाते हैं। यदि इनको स्ट्रॉ रीपर मशीन से कटवा कर चारा बनाते हैं तो गेहूं की कटाई के अलावा गेहूं का भूसा भी आसानी से बना सकते हैं। ऐसे समय में हमें चाहिए कि इस भूसे का हम सही एवं उचित उपयोग करें और इसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा रीपर है, जिसके माध्यम से हम भूसा तैयार करने की जो मशीन है, इस मशीन का उपयोग करके हम भूसा को निकाल सकते हैं। और भूसा को निकालने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करें और इसको उपयोग करते समय कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रैक्टर है उसमें जब लगाते हैं और लगाने के बाद जब आप उसको चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी स्पीड लगभग 20 से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि खेत में किसी प्रकार के पत्थर हैं, किसी प्रकार के कंकड़ हैं या किसी प्रकार के कुछ ऐसी ऊंची नीची ज़मीन है, तो उन स्थानों पर आप इन रीपर का उपयोग ना करें। नहीं तो इसकी जो ब्लेड होती हैं उनको टूटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये जो ब्लेड हैं बहुत पतली होती हैं और ये भूसा को कटाई के लिए उपयोग की जा रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम खेत समतल हों और अच्छी तरीके से तैयार जो खेत होते हैं उनमें ही हम इन रीपर का उपयोग करें और हम भूसे को तैयार कर सकते हैं। और इस भूसे का हम आगामी समय में हमारे पशु हैं उनको खिलाने में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, इन सब बातों के साथ कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी हम एक्स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग करते हैं तो इसके साथ में एक और ट्राली जो जुड़ी होती है, जिसमें हमें पूरा भूसा जो है तैयार होता है। और भूसा तैयार होने के बाद इस ट्राली में जो कि पूरी पैक होती है और एक स्थान से इसके अंदर भूसा एकत्र होता रहता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी हम उपयोग कर रहे हैं तो इस जो हमारी ट्राली है इसको पूरी तरीके से पैक होना चाहिए। और हमारी रीपर मशीन और इसके बीच में जो भी हमारे संयोजन हैं, जो भी हम जोड़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ढीलापन ना हो, अच्छी तरीके से पैक हो, ताकि कहीं से भूसा उड़े ना। और न कि भूसा आपका उड़ेगा तो खेतों में फैलेगा और आपको नुकसान होगा। और जो आप उपयोग करना चाह रहे हैं या जिसका लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से क्षति होगी। ये स्ट्रॉ रीपर मशीन गेहूं के अवशेषों को काटकर कम समय में आसानी से भूसा बना देती है, जिससे किसान गेहूं की कटाई के साथ ही चारे की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप इस स्ट्रॉ रीपर मशीन को खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस स्ट्रॉ रीपर मशीन को काम में लेने के बाद जरूरी हो जाता है कि आप इस मशीन का सही तरीके से रखरखाव करें, ताकि इस मशीन को आप लंबे समय तक काम में ले सकें। इसके साथ ही कुछ खास बातें हैं, जैसे ट्रैक्टर का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें आप हर समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें, उसकी हवा का जो है वो देखें, कहीं डीजल की समस्या ना हो। इस प्रकार साथ ही साथ जो रीपर मशीन है उसका जब हम 10 हेक्टेयर के लगभग उपयोग कर लेते हैं तो उसकी जो ब्लेड हैं उनमें धार होना चाहिए और धार करने के बाद ही उनका उपयोग करें, ताकि उसकी जो क्षमता है या इफ़िशियंसी जो होती है मशीन की वो बरकरार रहे और उसकी
कम ना हो। इस तरीके से कुछ खास बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए और मशीन का सही समायोजन करके हम अगर भूसा का तैयार करते हैं खेतों से, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से लाभ भी होगा और आप इसका सही आने वाले समय में उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम खरीदने की जब हम बात करते हैं, तो हमारे जो एक्स्ट्रा रीपर है या भूसा बनाने की जो मशीन है, ये लगभग रीपर साथ ही साथ जो ट्राली होती है, इन दोनों को अगर हम कीमत की बात करें तो इस वक्त ये बाज़ार में लगभग 3 लाख के लगभग इसकी कीमत बाज़ार में है। और इसको जब खरीदना होता है तो इसको भारत सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्राप्त है, तो और विभिन्न वर्गों के अनुसार इसमें अलग अलग अनुदान प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसके लिए जो हमारे सरकारी कृषि विभाग हैं, जो कृषि अभियांत्रिकी के, इन विभागों से संपर्क करके और जो अनुदान है उनकी जानकारी प्राप्त करके इन मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं। अन्य किसानों को किराए पे दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, और एक अतिरिक्त आप जो लाभ इस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई, अगर आप इस मशीन का उपयोग करते हैं तो सबसे पहली बात आपको भूसा प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो इसमें खेतों में जो समस्याएं आती हैं उससे निजात मिलेगी, और नरवाई जलाने की जो समस्या आज सबसे ज़्यादा है, तो आप नरवाई ना जला के भूसा का तैयार करें और खेतों को फिर इसके बाद तैयार करें, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से फ़ायदा भी होगा। आपकी जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी और वातावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा, और आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। राज्य के जिन किसानों के यहाँ अमरूद के बाग लगे हैं, उनके बाग में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं और इस समय बाग में पौधे संरक्षण कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो वर्तमान में अमरूद के बाग में कौन कौन से पौधे संरक्षण कार्यों को अपनाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। अमरूद, जिसे कि बिही भी कहा जाता है, कि खेती के बारे में जो लगने वाले कीट तथा बीमारियों की चर्चा करना चाहेंगे। किसान भाइयों, अमरूद एक बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है तथा जिसमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है तथा इसमें रेशा भी पाया जाता है, जो कि उदर रोगों में काफ़ी लाभदायक होता है। किसान भाइयों, तथा पौष्टिकता की दृष्टि से भी जो अमरूद है काफ़ी अच्छा होता है। इसमें खेती में जो लगने वाले कीट तथा बीमारियों जो काफ़ी किसान को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को फल मक्खी कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कीट है जिसे फल मक्खी कहा जाता है। जो फल मक्खी है, जो इसके 4 अवस्थाएं होती है, जिसे कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क कहा जाता है, जो कि अपनी जीवन क्रिया फल के ऊपर तथा फल के अंदर में पूर्ण करती है, जिससे कि फलों को सड़ा देती है। किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो फल मक्खी होती है, इसमें फलों के ऊपर अंडे देती है तथा इसके अंदर लार्वा, प्यूपा और ये एडल्ट बनते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, फल सड़ जाता है, जिसका कि मार्केट में जो बाजार भाव है अच्छा नहीं मिल पाता है। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आप जो फेरोमोन ट्रैप है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसे आप 1 एकड़ में 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप यदि लगाते हैं, तो ये इसका आप जैविक तरीके से इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए आप सोलोमन के नाम से दवा आती है, जिसे 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिसे कि बेटा साइफ्लूथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड जो रासायनिक तत्व इसके अंदर होता है, इसका छिड़काव करते हैं तो प्रभावी रूप से इसका नियंत्रण हो जाता है। अमरूद के बाग को छाल भक्षक कीट और मिलीबग कीट भी अधिक हानि पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। इसके बाद में आता है किसान भाइयों छाल खाने वाला कीड़ा या इल्ली। इसमें क्या होता है कि जो अमरूद का पौधा होता है, उसके जो छाल होती है उसमें जाले नुमा बना देती है, जिसमें कि छोटे छोटे चाय पत्ती के दाने जैसे जालों में गुच्छे सब बन जाता है। इसमें यदि आप बारीकी से देखते हैं तो इसमें एक छेद होता है, छेद में इल्ली होती है जो कि तने को खाती है और नुकसान करके खोखला बना देती है पौधों को। इसके नियंत्रण के लिए आप कोई दवा होती है जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे नुआन है, इसे आप इंजेक्शन की सहायता से इसमें भर दे, या जो पेट्रोल होता है या केरोसिन होता है जिसे आप इंजेक्शन की सहायता से इसमें भर दे और ऊपर से
कपास लगा के काली मिट्टी से बंद कर दे तो कीड़ा अंदर मर जाता है तथा इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग अपने आप नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन इसके साथ में जो अमरूद में काफ़ी बीमारी है इसको भी बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। किसान भाई, इसमें मिलीबग के कारण सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े पत्तियों पर तथा मुलायम फलों के ऊपर अपना रस चूसते हैं तथा इसमें एक सिक्रेटा टाइप का जो लसलसा पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे कि जो बीमारी है उसको बढ़ावा मिल जाता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए आप एस्टामिप्रिड प्लस प्रोफेनोफास इसका यदि आप छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। अमरूद के बाग को कुछ रोग भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से फल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। किसान भाई, यह हुई कीटों की बात। अब आती है रोग। रोग भी इसमें कुछ प्रमुख रोग है जो कि अमरूद की खेती में बाधा पहुंचाते हैं, जैसे कि अमरूद का विल्ट या जिसे उकटा रोग भी कहते हैं, जिसके कारण कि बगीचे के बगीचे खराब हो जाते हैं। इसमें पौधा बहुत जल्दी मर जाता है, जिसमें यह फाइटोप्थोरा फंगस के कारण होता है। इसमें जो पत्तियां है पहले ऊपर से नीचे की तरफ सूखना चालू होते हैं, इसके बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, विल्ट के लिए एक तो कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी है जिसका चुनाव करना चाहिए, जिसमें कम लगता है, या इसके बाद में विल्ट अधिकतर क्षारीय भूमि में लगता है। इसमें पीएच मान को भी मेंटेन करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है। और इसके बाद में आता है एंथ्रेक्नोज, जिसमें पत्तियों तथा फलों पर पानी के आकार के धब्बे बनने लगते हैं, जिससे वो फल सड़ने लगता है और इससे उपज प्रभावित होती है। किसान भाई, इसके लिए आप COC, जिसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद में आता है फ्रूट रॉट, जिसमें फल सड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप मेटोलेक्सिलमैन को जब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते, नियंत्रित हो जाते। किसान भाइयों, जो अमरूद है इसमें जो रोग और कीटों से यदि बचा लिया जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे अच्छी उपज के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है, जिस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिओम शर्मा। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि इस टाइम पे जो कद्दू वर्गीय फसल है वो फलन या पुष्पन की अवस्था में है। तो इस समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है खरपतवार नियंत्रण। जो खरपतवार जो रहते हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन बढ़ा देते हैं। जैसे ही सिंचाई करते हैं उसके 4 से 8 दिन बाद लगभग में आपकी जो ज़मीन रहती है बहुत ही अच्छी हो जाती है, और उसमें जो खुरपी या किसी की सहायता से, अन्य उपकरण की सहायता से, मजदूरों के द्वारा वहाँ पे हम उसको जो अनवांछित पौधे हैं उनको निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कद्दू वर्गीय फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा जो इसमें जो कार्य है वो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सिंचाई का। जो हम सिंचाई जो रहती है वो हमें हल्की जो ज़मीन रहती है उसमें 4 से 5 दिन में, और जो भारी ज़मीन है उसमें 8 से 10 दिन में लगभग में सिंचाई हमें करना चाहिए। तो इसमें नमी की कमी नहीं होना चाहिए और ये निरंतर इसकी नमी बनी रहे, इसके लिए हमें कंटिन्यूसली उसको सिंचाई करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर नमी की थोड़ी बहुत भी कम मात्रा होती है तो इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है आपके पुष्पन पे, फलन पे, जिसके द्वारा आपका फल भी कम आएंगे, पुष्पन भी कम होगा ऑलरेडी तो फल भी कम आएंगे। तो अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेसल डोज जो है वो आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा, प्रयोग कर दिया होगा, जिसके द्वारा आपने मतलब जो फसल है उसमें बेसल डोज जो प्राथमिक अवस्था में रहता है वो दे दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी अगर आपको दिखती है, कोई सूक्ष्म तत्व की या कोई प्राथमिक जो द्वितीयक है, तो उसके लिए हमें वाटर सोल्यूबल जो खाद आते हैं उनका यूज करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट होते हैं, जैसे कि 19-19, 18,
18 05234 0050 आपके फर्टिलाइज़र खाद वगैरह जो हैं वो यूज करना चाहिए। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों को कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। तो इसमें जो प्रमुख हम कीटों की बात करते हैं तो इसमें से मेजर जो नुकसान करता है कद्दू वर्गीय फसल को, तो इसमें जो कद्दू का लाल कीड़ा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, जिसको हम रेड पम्पकिन बीटल बोलते हैं। और ये हमारा जो कीट है ये सभी प्रकार के मतलब पौधे को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो पत्तियों का हो, फलों का हो, पुष्प का हो, हर चीज़ को ये खाता है। और ये झुंड में कहीं भी ये माइग्रेट करता है, मतलब ये कहीं भी जाता है तो झुंड में जाता है और बहुत जल्दी ही उसको फसल को ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस 2 से 3 ml पर लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का छिड़काव करना चाहिए। इसके द्वारा हम ये जो कद्दू का लाल कीड़ा है इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इसमें सेकेंडली चूसक कीड़े भी आते हैं जो कि पत्तियों पे चिपक के नीचे या ऊपर या फलों पे उसका रस चूसते हैं, जिसके कारण उसमें एमिनो एसिड की मात्रा कम हो जाती है और एमिनो एसिड जो रहता है वो सेफ होता है, जो कि हमारी फ्रूटिंग के लिए आवश्यक होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये चूसक कीड़े जो हैं उनका प्रबंधन किया जाए। किसान भाइयों, रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु खेत में प्रति एकड़ 8 से 10 पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं और 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि कीटों का क्षति स्तर अधिक है तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमको इमिडाक्लोप्रिड जो है वो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करने के बाद, प्रकोप ज़्यादा है तो आप इसका सेकेंडली 15 दिन बाद फिर छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर रोग व्याधि इसमें जो मेनली रोग रहते हैं वो फफूंदजनक रोग आते हैं, जैसे कि झुलसा हो गया, फलों का सड़ना, एंथ्रेक्नोज हो गया। तो इनके अगर रोकथाम की बात की जाए तो 2 ग्राम बेविस्टीन पर लीटर के हिसाब से आप इनको मिला के पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। आप जब छिड़काव कर रहे हैं तो फसल को पहले आप तोड़ लें, क्योंकि अगर आप छिड़काव करने के बाद किसी को फसल वो जो मार्केट में पहुंचा रहे हैं तो उसमें वो रेसिडुअल इफेक्ट रहता है उसका, जिसके कारण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से आप अगर मैनेजमेंट करेंगे तो इसके द्वारा आपको फसलों का जो है अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव प्रतापगढ़, जिला अलवर के किसान रघुवीर सिंह ने। आप पपीता की खेती के लिए उन्नत किस्मों पर जानकारी चाहते हैं, तो रघुवीर सिंह जी आपकी जिज्ञासा हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी है मिट्टी की जांच करवाना। करेला की फसल से अधिक उत्पादन लेने की तकनीक। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।